नमस्कार दोस्तों, I am Advocate Ankush Mahajan and I will be discussing today a very important judgment जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस सिचुएशन के बारे में एनालिसिस किया that अगर concurrent findings of the trial court and appellate court हैं, especially when the accused was acquitted by the trial court and the high court has affirmed the acquittal of the accused, then in such a scenario, what are the various circumstances under which the Honorable Supreme Court can invoke the Article 136 of the Constitution? This matter belongs to the Negotiable Instrument Act, check bounce matter. So, this judgment will help us in understanding how the trial court, the appellate courts, or the Honorable Supreme Court have gone through the facts of the matter and appreciated the evidence in the favor of accused person or in the favor of the complainant. So let us get deeper into this judgment, which is between a Rajco Steel Enterprises, which is a partnership firm and has filed multiple special leave petitions before the Honorable Supreme Court for the four check bounce matters versus Kavita Sharaf and others. सो इस केस की शुरुआत होती है अराउंड नवंबर 2008 में, जिसमें रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि एक्यूज पर्सन था, उसने 4 चेक्स को इशू किया। अराउंड मई 2009 में चारों चेक्स जो थे एनकैशमेंट के लिए डाले गए, लेकिन वो डिसओनर हो गए। फिर उसके बाद डिमांड नोटिस भेजा गया बाय द पिटिशनर, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म थी, एंड आफ्टर दैट उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला फ्रॉम द एक्यूज पर्सन। उसके बाद पेटिशनर ने, जो कि कंप्लेनेंट था, उसने 4 चेक बाउंस केसेस फाइल कर दिए ट्रायल कोर्ट में। अब ट्रायल कोर्ट ने तो कंप्लेनेंट के फेवर में डिसीजन दिया और एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट कर दिया इन चेक बाउंस मैटर्स में। लेकिन जो फर्स्ट एपिलेट कोर्ट था, जो कि सेशन कोर्ट था, उस सेशन कोर्ट ने एक्यूज पर्सन के जो कन्विक्शन का जजमेंट था उसको सेटिसाइड किया और एक्यूज पर्सन को एक्विटल का फेवरेबल ऑर्डर दे दिया। जब पेटिशनर जो था, जो कंप्लेनेंट था, वो इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गया, तो हाई कोर्ट ने भी एक्विटल के ऑर्डर को एफर्मेशन दे दिया। Then the complainant approached the Honorable Supreme Court and filed multiple special leave petitions, क्योंकि 4 चेक बाउंस मैटर्स में चारों में इक्विटल था, तो वो चारों स्पेशल लीव पिटिशंस क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची। बेसिक टाइमलाइन समझने के बाद लेट अस नाउ गो इनटू द फैक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ दिस केस। जो पेटिशनर है इस केस में, वो एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि डील कर रही है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स के रिलेशन में, बिजनेस में। स्टैंड इज दिस कि 4 चेक्स जो थे एक्सिस बैंक के कोलकाता ब्रांच में, वो डिसऑनर हो गए बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स इन द अकाउंट मेंटेन्ड बाय द एक्यूज्ड पर्सन। पेटिशनर का स्टैंड ये था कि पेटिशनर ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी, उसके लिए लोन ट्रांसफर किया था एक्यूज पर्सन को, और अक्यूज पर्सन ने उस एनफोर्सेबल, लीगली एनफोर्सेबल डेट को डिस्चार्ज करने के लिए इन चेक्स को साइन किया और पेटिशनर को दे दिए। लेकिन एज पर दी पिटिशनर 4 चेक्स जो थे ऑलमोस्ट डिसऑनर हो गए 4 मई 2009 के करीब को, और जो अमाउंट थी लगभग 8 करोड़ के करीब इन 4 चेक्स की अमाउंट। और जब चेक डिसऑनर होने के बाद डिमांड नोटिस भेजा गया, सर्व तो हुआ, लेकिन एक्यूज पर्सन ने उस डिमांड नोटिस के अगेंस्ट कोई भी रिप्लाई पिटिशनर्स को नहीं भेजा। अब हम समझते हैं एक्यूज पर्सन, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 है इस मैटर में, उसका स्टैंड क्या था। एक्यूज पर्सन का स्टैंड ये था कि उसने कभी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस पिटिशनर से नहीं ली। जो भी अमाउंट पिटिशनर ने एक्यूज पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करा था, उसने वो अमाउंट पिटिशनर के बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में ट्रांसैक्शंस में यूज किया। अब उन ट्रांसैक्शंस में अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, तो एक्यूज पर्सन ने प्रॉफिट को एनकैश करने के लिए ऑलरेडी काफी चेक्स जो थे पिटिशनर को दे रखे थे। चूंकि पिटिशनर इन सारी एक्टिविटीज को अपनी फैमिली मेंबर से छुपाना चाह रहे थे,
इसलिए पेटिशनर ने अपने बिहाफ पे कभी भी ये ट्रांजैक्शंस खुद अपने अकाउंट से नहीं की। उसके बाद रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट सीबीआई का मैटर भी चला और सीबीआई ने जो रिस्पोंडेंट की चेकबुक्स थी उसको सीज कर लिया। रिस्पोंडेंट का स्टैंड ये है कि पेटिशनर ने कुछ चेक्स जो ऑलरेडी सीज्ड थे थ्रू द सीबीआई वहां से चेक्स निकाले और उन चेक्स का मिसयूज करते हुए पेटिशनर ने चेक जो है बैंक में डाले एंड दैट्स व्हाई डिसऑनर हुए और इस तरह से जो पेटिशनर ने चेक बाउंस का केस मेरे अगेंस्ट फाइल करा है। There was no legally enforceable debt between the petitioner and the respondent. ये respondent का stand था। So now let us understand कि ट्रायल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, द फर्स्ट एपिलेट कोर्ट जो थे और ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने इश्यूज क्या थे और किस तरह से ट्रायल कोर्ट ने उसको एड्रेस किया एंड एपिलेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने उसको किस तरह से एड्रेस किया। द फर्स्ट इशू बिटवीन द पार्टीज वाज कि नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन में क्या है। पेटिशनर का वर्जन ये था कि हमने तो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करी है, वेयर एज द रिस्पोंडेंट का वर्जन ये था कि हमने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ली। ये जो पैसा मेरे पास आया था वो प्राइमरीली इट वाज यूज्ड फॉर डूइंग द ट्रांजैक्शंस ऑन द स्टॉक मार्केट पे। ठीक। अब सोर्सेज ऑफ चेक्स में क्या था। पेटिशनर का वर्जन ये था कि क्योंकि हमने लोन दिया, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया और उसको डिस्चार्ज करने के लिए रेस्पोंडेंट ने हमें चेक्स इशू करे, वेयर एज रेस्पोंडेंट का वर्जन ये था कि जो चेक्स हैं वर इलीगली प्रोक्योर्ड फ्रॉम द सीबीआई कस्टडी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेटस ऑफ चेक्स। पिटिशनर का वर्जन ये था कि ये जो चेक्स हैं इशूड फॉर द रीपेमेंट के लिए था, वेयर एज रिस्पोंडेंट का वर्जन ये था कि मैंने तो कभी चेक ना तो इशू करे ना ही इनको हैंड ओवर करा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक चेक बाउंस मैटर में काफी क्रिटिकल होता है, सिग्नेचर ऑन द चेक्स। पेटिशनर ने तो बोला कि जो चेक के सिग्नेचर हैं वो रिस्पोंडेंट के ही सिग्नेचर हैं। रिस्पोंडेंट ने भी उन सिग्नेचर्स को डिनाई नहीं किया, लेकिन ये बोला कि डिफरेंट इंक्स यूज कर रखी है सिग्नेचर पे और शायद इसको मैनिपुलेटेड किया गया है इन चेक्स की अमाउंट को लेके। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल रिलेशनशिप। पेटिशनर के हिसाब से इट इज ए क्रेडिटर एंड डेब्टर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिकॉज फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया और उसको डिस्चार्ज करने के लिए चेक्स की अमाउंट चेक्स फॉरवर्ड करेंगे। वेयर एज रिस्पोंडेंट का वर्जन था कि कोई लीगली एनफोर्सेबल डेट अगर एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो देन क्रेडिटर डेटर का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अगर हम बात करें, पेटिशनर ने बोला क्योंकि लोन दिया था, ये मैंने बता दिया, चेक मिले मेरे को, सिग्नेचर कर रखे हैं रिस्पोंडेंट ने, और नाउ आई डोंट नीड टू एस्टेब्लिश एनी फर्दर प्रूफ। चेक्स themselves create presumption as per the NI Act, whereas रेस्पोंडेंट ने बोला कि लोन ट्रांसैक्शन का आपने एक भी प्रूफ नहीं दिया। There does not exist any single documentary evidence to establish that there existed a legally enforceable debt between the respondent and the petitioner. तो स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन की अगर बात करें तो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने तो पेटिशनर के फेवर में डिसीजन दिया कि यस, द प्रिजम्पशन एग्जिस्टेड एंड द रिस्पोंडेंट फेल्ड टू रिबट दिस प्रिजम्पशन and hence the honorable trial court convicted the respondent, whereas जो फर्स्ट एपिलेट कोर्ट था जो कि ऑनरेबल सेशन कोर्ट था एंड द ऑनरेबल हाई कोर्ट, both the courts have a concurrent finding that the presumption of the legally enforceable debt has successfully rebutted by the respondent। और इस कारण से जो रिस्पोंडेंट है is acquitted for the offense as per the section 138 of the NI Act। Now जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो लेट अस नाउ फाइंड आउट कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास की क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलेट का वर्जन क्या था। हमने चूंकि मनी ट्रांसफर किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, उसको उस एनफोर्सेबल डेट को डिस्चार्ज करने के लिए हमें चेक्स मिले, चेक्स डिसऑनर हो गए,
तो इसलिए प्राइमा फेसाई जो प्रिजम्पशन है वो अगेंस्ट द एक्यूज्ड है, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी एक्यूज्ड को ही एस्टेब्लिश करना है अगर उसने कोई रिबटल करना है. एंड देयरफॉर द एक्यूज्ड टू एस्टेब्लिश दैट द चेक वाज नॉट इशूड टू डिस्चार्ज द डेट थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. वेयर एज रेस्पोंडेंट जो कि एक्यूज पर्सन का जो स्टैंड यही था कि कंप्लेनेंट जो है ही इज नो होल्डर ऑफ द चेक्स, क्योंकि हमने कभी डेट एग्जिस्ट ही नहीं किया. देयर वाज नो एविडेंस दैट द चेक्स इशूड टू डिस्चार्ज द लीगली एनफोर्सेबल डेट. Second point. So therefore, the accused or the respondent version is that she has successfully rebutted before the trial court that there does not exist any legally enforceable debt between the respondent and the petitioner, and hence the presumption cannot be taken against the accused person. So now let us discuss, in view of these facts of the case, Honorable Supreme Court के पास what were the key questions of law. Obviously अगर factual questions of law के बारे में बात करें तो पहला यही था कि whether the petitioner established that the checks were issued in the discharge of a legally enforceable debt or not. First thing. Second is also whether the respondent successfully rebutted the statutory presumption under the NI Act or not. बट इन दिस केस हमारे पास दो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के कॉन्करेंट फाइंडिंग्स है. हमारे पास सेशन कोर्ट का एक्विटल का फाइंडिंग है, हमारे पास ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी एक्विटल का फाइंडिंग है. तो की क्वेश्चन बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज whether the concurrent findings of the first appellate court, that is the honorable session court, and the honorable high court acquitting the respondent number 1 were perverse or based on the no evidence. So ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, ये जो एविडेंस को रीएप्रिशिएशन करके दोबारा से इनको कंक्लूड करना, उससे पहले मेरे को ये देखना है कि ऑनरेबल जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है या वो उसमें परवर्सिटी क्या है उस ऑर्डर में, या वो ऑर्डर ऐसे पास किया गया है विदाउट कंसिडरिंग एनी एविडेंस. तो देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सबसे पहले इसी क्वेश्चन को एड्रेस किया. So let us now understand what was the findings of the Honorable Supreme Court in response to this question. The first finding of the Honorable Supreme Court in this judgment was the reaffirming the jurisdiction under the Article 136, specifically, and when the concurrent findings are there by the subordinate courts. The Honorable Supreme Court held that the court will not interfere with the concurrent findings when there is no perversity in the order, or when the order of the subordinate courts are well established or is well dependent on the evidence produced by the parties. Had the order is based on no evidence at all, or there existed perversity in the order, then the Honorable Supreme Court can definitely venture into the concurrent findings and set aside or reaffirm the judgment. Whereas in this case, the Honorable Court has not found any perversity in the order. In fact, the Honorable Supreme Court reaffirmed the Honorable High Court findings, specifically that the petitioner failed to show that they have advanced the financial assistance to the respondent, because the amount here in this case was almost 8 crore rupees, and the balance sheets of the petitioners was absolutely silent on the advance forwarded to the respondent. Petitioner also did not depose any other prosecution witness. Maybe, for example, other partners of the firm can be deposed as the witnesses. Yes, हम इसको loan दिया है, but no such witness was deposed. On the other hand, जो respondent था, she has successfully put forth a plausible defense regarding the reason for petitioner funds in her account, because they were transferring the amount to the respondents to ensure that on behalf of the petitioner, the respondent
can perform the various activities in the stock market, and whenever there is a profit available from such transactions, the respondent has already given blank checks. They can put the amount of particular profit and encash that particular check. So there existed no reason to disbelieve the respondent version in this matter. So, in view of these findings, in view of the jurisdiction under the Article 136, the Honorable Supreme Court found no perversity in the findings of the Honorable High Court order as well as the Session Court order, and hence, Honorable Supreme Court held that there is no point of law warranting interference in this matter. And hence, this SLP along with the other SLP were dismissed by the Honorable Supreme Court. I hope with this video you would be now able to understand the principles of law when specifically concurrent findings are challenged before the Honorable Supreme Court. And do share this video with your friends or other stakeholders who are facing a check bounce matter. And this video would help them to understand how the various courts appreciate the evidence and reach to the final conclusion in a check bounce matter. And don't forget to subscribe to this channel and go through the description of our this video because we have also disclosed our playlist in which different issues of the check bounce matters are discussed in other videos. And thank you very much for going through this video in detail. Jai Hind.